हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया था किंगडम मोनेरा। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहां पर देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब क्या? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। याद रखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसमें आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और इस किंगडम की बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। मतलब यहां पर देखिए, अब हमने देखा क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ये क्या है? यूनिसेलुलर अलगी है। क्या है? यूनिसेलुलर अलगी। अलगी है तो ये किंगडम प्लांटी में आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये प्लेस होती है किंगडम प्रोटिस्टा में। मतलब आर्यचिटा करके जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है तो उसके बेसिस पे हम इसे प्रोटिस्टा में डालते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है? अलगी है। अलगी का कारण ये कहां पर आती है? किंगडम प्लांटी में। अब वैसे ही देखिए, एक यूनिसेलुलर फंगा है। कौन सी? ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसी। तो भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किस में आती है? प्रोटिस्टा में आती है। लेकिन वो क्या है? फंगा है। तो फंगाई के कारण वो किस में जाती है? किंगडम फंगाई के अंदर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ओनली पढ़ने हैं 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स है। इसी के कारण इन्होंने क्या बोला है? बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से है देखिए। तो पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, सेकंड वाला डायनोफ्लाजलेट्स, थर्ड वाला यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ वन स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़ने। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से? प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ इनमें से कुछ ग्रुप्स के होंगे मराइन, कुछ के होंगे एक्वेटिक। तो ये आपको याद रखना है कौन से मराइन होते हैं, कौन से एक्वेटिक होते हैं। मतलब फ्रेश वाटर में होते हैं तो मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विद अदर 3 किंगडम्स। तो इस किंगडम की लिंक अदर 3 किंगडम के साथ है। किंगडम प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगाई। तो इन 3 किंगडम के साथ किंगडम प्रोटिस्टा लिंक बनाता है। ठीक है, बस ये याद रखने का पॉइंट है आपके लिए, ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सम हैव सिलिया और फ्लैजला। तो सम ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? सिलिया होता है या फिर सम को फ्लैजला होता है। दोनों नहीं, या तो एक ही प्रेजेंट होगा, फ्लैजला या फिर सिलिया। अब इसके बाद देखिए, रिप्रोडक्शन हमने देखा प्रोटिस्टा के अंदर तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब जो गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन होता है और उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो सिंपल है। यहां पर क्या बताया मैंने? ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आते हैं। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि देखिए क्लोरेला स्पिरुलिना यूनिसेलुलर अलगे तो ये किंगडम प्लांटी में आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसमें? प्रोटिस्टा में आती है। ठीक है, अब इसमें इस एनसीईआरटी के बुक में हमें किसने 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ने? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। प्राइमरीली कैसे होते? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते, फ्रेश वाटर भी हो सकते, मराइन भी हो सकते। ये किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म करता है लिंक विद अदर 3 किंगडम्स, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगाई। ठीक है, अब सम के पास क्या होता है? सिलिया होता है, सम के पास फ्लैजुला होता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? सेल का फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ जनरल बातें। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल आती है वो कैसी सेल होती है? सेल टाइप। तो सेल टाइप क्या है इसका? प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है? तो ये होती है यूकैरियोटिक सेल। कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं सेल वॉल। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या? प्रेजेंट होता है, लेकिन सब में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन सम। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कंपोजिशन। अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो तो इस सेलुलोज से बना होता है। किससे? सेलुलोज से। सेलुलोज लाइक अ ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। ओब्वियस सी बात है, अगर इसके मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद एक पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है देखिए, तो इसके अंदर होता है एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, दोनों भी एटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। एटोट्रॉपिक अगर ये हुए तो ओनली फोटोसिंथेटिक होती है। क्या, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया। सेल टाइप यूकैरियोटिक सेल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इस सम के अंदर, हुआ तो ये सेलुलोज से बना होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, एटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक हुई तो फोटोसिंथेटिक। तो ये थी जनरल बातें प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक, अब तक जो हमने देखा तो वो थी जनरल बातें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम देखने वाले हैं क्राइसोफाइट्स, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम देखने वाले हैं। तो क्राइसोफाइट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं देखिए, डाइटम्स एंड गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी को ही हम बोलते हैं डेस्मिड्स। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स किसमें आते हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में भी होती है और मराइन वाटर में भी होती है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। तो दोनों वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक है, मतलब जिस तरफ वाटर का प्रवाह है उस तरफ ये पैसिवली बहते रहते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ द दिस ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक याद करना है आपको, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इसमें भी हम डाइटम्स के बारे में देखें तो डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है वो दो सेल तैयार करता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। ठीक है, तो दो सेल बनाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और ये दो लेयर फिट होते हैं एक दूसरे के अंदर एज लाइक सोप बॉक्स। मतलब जो सोप रखने का हमारा बॉक्स होता है एक दूसरे के अंदर ऐसा कैसे फिट होता है, उस तरह ये जो सेल होती है ओवरलैपिंग सेल्स एक दूसरे के अंदर ऐसी फिट होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो वाल होता है ये एम्बेडेड होता है सिलिका के साथ। ठीक है, और इसके कारण इसका वाल कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल वाल होता है। इनडिस्ट्रक्टिबल, अच्छे से याद रखिए, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता, इसका वाल खराब नहीं होता क्योंकि ये सिलिका के साथ एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं दो डाइटम्स एंड गोल्डन अलगी डेस्मिड्स। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्लोट करती है पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसी के कारण हम इसे बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर में भी होते, मराइन वाटर में भी होते। अब डाइटम्स, हाँ डाइटम्स के बारे में हमने देखा, तो ये डाइटम्स कैसे होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है वो क्या बनाता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाता है, वो एक दूसरे के अंदर कैसी सोप बॉक्स जैसी फिट हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो वाल होता है ये एम्बेडेड होता है सिलिका के साथ, इसके कारण इसका वाल कैसा, ये इनडिस्ट्रक्टिबल वाल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो बहुत बार ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आया हुआ है इसमें से, ये तो आया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कौन सा भी पॉइंट उठा के आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, तो अब ये तो हो गया डाइटम्स के बारे में। अब आगे भी देखिए, अब ये जो सेल वॉल था डाइटम्स का, जहां पर भी डाइटम्स होते हैं वहां पर क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होता है। जिस जगह पे भी ये डाइटम्स थे उस जगह पे क्या होता है, उनका सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो डाइटम्स यहां पर मैं लिख देता हूं पॉइंट, डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall, large amount of cell wall। एंड ये जो एक्युमुलेशन होता है सेल वॉल का, ये बिलियंस ऑफ ईयर हुआ, इसके कारण हम इसे बोलते हैं डाइटमेसियस अर्थ। तो दिस accumulation occur occurs
बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसी के कारण हम इसे बोलते हैं डायटमेसियस अर्थ, रिफर्ड टू एज डायटमेसियस अर्थ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेल वॉल जहां पर भी डाइटम्स थे वहां पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होता है, और ये डिपॉजिट मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ, इसी कारण हम इसे क्या बोले, डायटमेसियस अर्थ। अब यहां पर देखिए, इसकी इसकी जो सॉइल होती है, डायटमेसियस से जो भी सॉइल हमें मिलती है, तो सॉइल हम यूज करते हैं, सॉइल, दिस सॉइल इज used in polishing, filtration of oil, filtration of oils and syrup, क्या सिरप। तो ये हो गए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, डाइटम जो होते हैं, क्या डाइटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। अब अर्थ पे हमने देखा तो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, कौन, प्लांट्स बनाते हैं अर्थ के ऊपर। वैसे ही हमने ओशियंस के अंदर देखा तो डाइटम्स क्या होते हैं, चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं डायनोफ्लैजलेट्स। क्या देखने वाले हैं, डायनोफ्लैजलेट्स। अब यहां पर देखिए, हमने क्राइसोफाइट्स तो खत्म कर लिया, लेकिन डायनोफ्लैजलेट्स के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिक मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर कैसे थे ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक तो थे उसमें भी, लेकिन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर थे। तो आप कंपैरिजन करके इसे याद रखना। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। मतलब अभी डायनोफ्लाइलेट होते हैं ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर जिस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है उस टाइप का इनके बॉडी का कलर होता है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब क्या सिंगल ही सेल है ना, तो उसके अंदर जो भी पिगमेंट प्रेजेंट है, अगर येलो पिगमेंट प्रेजेंट हुआ तो ये कैसे दिखेंगे, येलो दिखेंगे, ग्रीन हुआ पिगमेंट तो ग्रीन दिखेंगे, ब्राउन हुआ तो ब्राउन दिखेंगे, रेड हुआ तो रेड दिखेंगे। तो इस प्रकार के जिस तरह का भी पिगमेंट होगा उस तरह के दिखने लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। तो समझ में आ गया। अब पिगमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो पिगमेंट क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस होता है, उसके वजह से सेल को कलर मिलता है। अब यहां मैं एक समझाता हूं आपको, अपने आरबीसी सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो उसके कारण हमारी आरबीसी रेड होती है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी पिगमेंट मतलब क्या, कलर्ड सब्सटेंस। पिगमेंट कहीं भी आया तो कलर्ड सब्सटेंस होता है। तो यहां पर मोस्टली जो भी डायनोफ्लाइलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड डायनोफ्लाइलेट होते हैं, मतलब कौन सा, रेड पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके पास इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल, उसके आउटर सरफेस पे स्टीप सेलुलोजिक प्लेट होते हैं। क्या होते हैं, स्टीप सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को दो फ्लैजिला होते हैं। क्या, दो फ्लैजिला, मतलब ये क्या, मोटाइल ऑर्गेनिज्म से। फ्लैजिला है मतलब क्या, मोटाइल ऑर्गेनिज्म से। एक एक होता है लॉन्जिट्यूडिनली और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनली, दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, मोस्टली जो भी डायनोफिलाइलेट होते हैं वो किससे होते हैं, रेड डायनोफिलाइलेट होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, गोनियोलैक्स। क्या, गोनियोलैक्स, तो आपको याद रखना है। तो इसका क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है इसके अंदर, और इसके वजह से बहुत सारे रेड डायनोफिलाइलेट बनते हैं। और ये रेड डायनोफिलाइलेट बहुत ज्यादा हो गए सी के अंदर, सी वाटर के अंदर, तो वाटर कैसे दिखने लगेगा, रेड दिखने लगेगा ना। ठीक है, तो उस कारण हमें यहां पर दिया, सी अपीयर्स एज रेड कलर्ड, रेड टाइड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ये जो बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत सारे रेड डायनोफ्लाइलेट्स बन चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया, टॉक्सिन्स रिलीज किया। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है। अब ये टॉक्सिन्स इन्होंने रिलीज किया इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में, तो ये क्या करता है, दूसरे जो मराइन्स एनिमल्स है उनको अफेक्ट करता है, उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मरते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है फिशेस। तो फिशेस क्या होते हैं, इनके टॉक्सिन की वजह से
मरते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी। क्या होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, ऐसे कलर के अपीयर होते हैं। ठीक है, अब इनका जो शेल वाल होता है उसके सरफेस पे क्या होती है? स्टीप सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दो फ्लैश लाइन के पास होते हैं, एक लाइस होता है लॉन्जिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। ठीक है, अब यहां पर देखिए रेड डायनोफ्लाइलिस गोनियोलैक्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर और बहुत सारे बनते हैं मतलब सी वाटर के अंदर। तो इसके कारण सी का वाटर कैसे दिखता है या फिर सी कैसे दिखने लग जाता है? रेड कलर का दिखता है। और ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इसके कारण अदर मराइन एनिमल्स किल होते हैं सच एज फिशेस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखने वाले यूग्लिनॉइड्स। क्या देखने वाले? यूग्लिनॉइड्स। तो हम चलते हैं आगे। यूग्लिनॉइड्स हमारा यहां पर लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं और फिर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा टाइम उसमें बच जाता है। ठीक है, तो हम अब देखने वाले हैं थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से होते हैं? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, तो इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये क्या होते? कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों होते हैं मैं आपको समझाता हूं बाद में। तो मैंने यूग्लिनॉइड के बारे में क्या कहा है आपको? ये क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर देखिए मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं यूग्लिनॉइड्स। ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेजोरिटी, मेजोरिटी कैसे होती है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यहां पर लिखता हूं मैं स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो भी पानी, जिसके अंदर भी पानी कहीं से आता नहीं है, इसका पानी कहीं पर जाता नहीं है, मतलब एक ही जगह पर ये पानी बहुत दिनों से है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। तो इस जगह पे ये क्या पाए? यूग्लिनॉइड्स पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा? स्टैग्नेंट वाटर। तो ये अच्छे से याद रखिए, स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर होते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे? क्राइसोफाइट्स ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर में भी पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा डायनोफ्लाइलेट। डायनोफ्लाइलेट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और मोस्टली मराइन वाटर में पाई जाती है। अब यहाँ पर हमने देखा यूग्लिनॉइड्स के बारे में, तो ये मोस्टली कहाँ पर? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मेजोरिटी कहाँ पर? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। फ्रेश वाटर में भी कहा स्टैग्नेंट वाटर, मतलब बहुत दिनों से पानी एक ही जगह पर भी रहता है, उसी को हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अब किंगडम प्रोटिस्टा के, प्रोटिस्टा को क्या होता है? सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है ना, सेल वॉल तो उसके पास प्रेजेंट होता है। तो उस सेल वॉल, अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सारों के पास क्या है? सेल वॉल, एक्सेप्ट किंगडम एनिमलिया। अब यहां पर प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। यहां पर इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब सेल वॉल की जगह, सेल वॉल की जगह मराठी में यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में आपको। सेल वॉल की जगह इंस्टेड ऑफ सेल वॉल क्या प्रेजेंट होता है? पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल, क्या? पेलिकल। अभी पेलिकल क्या होता है? पेलिकल एक लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर। क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर। और इस पेलिकल की वजह से क्या होती है? बॉडी इसकी फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी फ्लेक्सिबल, यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन सेल वॉल की जगह क्या पर, कहा? यहाँ पर पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर होता है और इसके वजह से इसकी बॉडी क्या होती है?
फ्लेक्सिबल होती है, विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। समझ में आ गया? तो अच्छे से लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है, दो फ्लैजिला होती है, दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला, एक होता है लॉन्ग और दूसरा होता है, दूसरा कैसा होता है, शॉर्ट होता है। तो वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, तो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए, अब सेल वॉल तो सारे में प्रेजेंट था, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी जगह पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल होता है प्रोटीन रिच लेयर, इसकी वजह से क्या होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजिला, डायनो फ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला थे। एक कैसा था, लॉन्जिट्यूडिनली प्रेजेंट था, बॉडी की लॉन्जिट्यूडिनली, मतलब उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो ये सम में मतलब लेते, फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, लेंथ है बॉडी की, तो इसकी लॉन्जिट्यूडिनली ऐसा जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनली, और ऐसा ट्रांसवर्सली, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक होता है लॉन्ग और दूसरा होता है शॉर्ट। समझ में आ गया? अब हमने देखा तो क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक थे, उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट भी फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन अब यहां पर मैंने फोटोसिंथेटिक है या फिर नहीं है मैंने आपको बताया नहीं, तो अभी बताता हूं, ठीक है। तो इसे एक बार अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, मैंने क्या कहा था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका ही रीजन मैं अभी बताने वाला हूं। ये कैसे है, देखिए, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and in the absence of sunlight, तो यहां पर देखिए, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट एब्सेंट होते हैं, बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स, बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, तो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और क्या करते हैं, प्रीडेट्स करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है। तो क्या, हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब इसके पास कोई तो पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके पास भी क्या होता है, ग्रीन प्लांट में जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है वैसे ही इनके पास भी सिमिलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इनके पास भी प्रेजेंट होता है, तो सिमिलर पिगमेंट प्रेजेंट इन, तो यहां पर नोट कीजिए, इनके पास क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। और इस यूग्लिना से एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, यूग्लिना। अब मैंने कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा, कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां पर देखिए, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, और जब सनलाइट एब्सेंट हो तो हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब प्लांट से इवॉल्व हुआ क्या, यूग्लिना, और यूग्लिना से बने एनिमल्स। तो ये क्या है, दोनों की कनेक्टिंग लिंक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का रहा हुआ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।